हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज मैं आप लोगों के सामने जो टॉपिक लेके आई हूँ ना, वो बहुत ज़्यादा कंसर्न टॉपिक है कि जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनको जॉन्डिस क्यों होता है, क्या रीज़न है उसके पीछे एंड उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, और कब हमें ध्यान देना है कि वो नॉर्मल है और कब हमें ध्यान देना है कि हमें एक प्रॉपर मेडिकल एडवाइस या एक मेडिकल केयर की ज़रूरत है। तो जिसको हम जॉन्डिस, जिसको हम पीलिया भी बोलते हैं। तो आपने आजकल बहुत ज़्यादा सुना होगा कि जैसे बच्चे न्यूबॉर्न्स होते हैं तो आपने सुना होगा कि आपके घर में कोई हुआ होगा या नॉन में हुआ होगा तो बोलते हैं कि इसको जॉन्डिस हो गया है या इसको जॉन्डिस है। तो ये बहुत ही ज़्यादा आजकल कॉमन हो गया है, बट ये कॉमन किस कंडीशन में है और किस कंडीशन में ये कॉमन नहीं है, सीरियस है, आज हम इस बारे में आपसे बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी, जो न्यूबॉर्न बेबी का जॉन्डिस होता है, जो नवजात बच्चे का पीलिया होता है, वो जो हम बड़े लोग होते हैं, जो हमें जॉन्डिस होता है उससे अलग होता है। ठीक है, जो बड़े लोग हैं उनका जॉन्डिस होता है कि वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं और किस तरह का उनका लाइफस्टाइल हो जाता है उसकी वजह से, और उनका जो ब्लड है उसकी वजह से जॉन्डिस होता है। बट जो छोटे बच्चे हैं उनमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से बच्चों को, नवजात बच्चों को पैदा होते ही जॉन्डिस होता है, जिसमें आज मैं एक एक करके सब आपको बताऊंगी। जैसे कि सबसे पहला आता है ब्लड ग्रुप का। जैसे अगर मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव है एंड जो बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव अगर ब्लड ग्रुप अलग अलग है, जिसको हम RH फैक्टर बोलते हैं, RH एंटीजन बोलते हैं, अगर ये अलग है तो बच्चे को जॉन्डिस होने के पूरे चांसेस होते हैं। सेकेंड होता है कि अगर मान लीजिए जो मदर है उसका जो ब्लड ग्रुप है वो O है और जो बच्चा है उसका जो ब्लड ग्रुप है वो AB है, तो क्या होता है, इसमें ABO इनकम्पेटेबिलिटी बन जाती है, जिसकी वजह से बच्चे को जॉन्डिस हो जाता है बहुत सारे केसेस में। इसमें क्या होता है, जो ब्लड ग्रुप्स डिफरेंट होते हैं ये क्या करते हैं, RBCs को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। RBCs जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उसकी वजह से जो है बच्चे को जॉन्डिस हो जाता है। तीसरा होता है बच्चे का वेट। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका वजन कितना है, अगर बच्चे का वेट 2.5 kg से कम है तो उसको जॉन्डिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। पर अगर बच्चे का वेट 1.8 kg से कम है तो मान के चलिए कि 100% बच्चे को जॉन्डिस निकलेगा ही निकलेगा। तो वेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। चौथा होता है प्री टर्म डिलीवरी। अगर बच्चा जो हमारा फुल टर्म होता है वो 37 to 38 वीक इज़ द फुल टर्म डिलीवरी। अगर 37 वीक से पहले बच्चा डिलीवर हो जाता है तो उसको जॉन्डिस के चांसेस होते हैं। बट अगर बच्चा 34 वीक से पहले डिलीवर हो जाता है तो उसको फिर से 95 to 100% के बीच में चांसेस होते हैं कि उसको जॉन्डिस होगा। ये तो है कुछ चीज़ें जिसकी वजह से बच्चे को जॉन्डिस होता है, जो रीजंस हैं जिनकी वजह से बच्चे को जॉन्डिस होता है। अब बात करते हैं कि हमें कब इस चीज़ को नॉर्मल लेना है, कब हमें प्रॉपर मेडिकल एडवाइस लेना है। तो देखिए, अगर बच्चे को पैदा होते ही फर्स्ट डे से ही जॉन्डिस है तो वो थोड़ा सा मैटर ऑफ कंसर्न है, तो आप उसका प्रॉपर फॉलोअप करें, प्रॉपर डॉक्टर से बात करें, प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट लें। बट अगर बच्चा डिलीवर हुआ है, उसको जॉन्डिस नहीं है, वो घर चला गया है और 3 से 4 दिन बाद उसको जॉन्डिस स्टार्ट हुआ है, दैट इज़ अ नॉर्मल थिंग। वो उसको हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं, जो कि नॉर्मल होता है, बट वो भी 15 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। जो जॉन्डिस की रीडिंग है वो 15 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि बच्चों को फर्स्ट डे से हुआ है या तीसरे चौथे दिन से हुआ है, तो कोई भी डरने की बात नहीं है, कोई भी इसमें टेंशन की बात नहीं है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर और आता है, रीज़न जो बच्चों में, नवजात बच्चों में जॉन्डिस होता है वो होता है हाइड्रेशन का। स्पेशली क्या होता है, जब बच्चे प्रॉपर ब्रेस्ट मिल्क नहीं लेते हैं या प्रॉपर दूध नहीं ले रहे हैं, समर का टाइम है स्पेशली, और उनका डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो रहा है, बट वो प्रॉपर फीड नहीं ले रहे हैं क्योंकि छोटा बच्चा है, लैच नहीं कर पा रहा है, प्रॉपर फीड नहीं ले रहा है, तो उन बच्चों को भी जॉन्डिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की। अगर बच्चे का पाम, जो पैरों के नीचे का तलवा होता है वो, और जो हाथों का जो सोल होता है पैरों का नीचे वो, और जो हाथों का पाम होता है जिसको हम बोलते हैं, अगर ये येलोइश दिखने लगे तो बच्चे को जॉन्डिस है। अब आजकल क्या है, जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें एक नया इक्विपमेंट आया है जिसको हम बोलते हैं TCB, जिसको बोलते हैं ट्रांसक्यूटेनियस बिलिरुबिन। ये क्या होता है, इसमें बच्चे को बार बार ब्लड को पिक करने की, लेने की जरूरत नहीं होती है। पिक करके आपको उसको स्किन पर लगाना है। अगर उसकी रेटिंग 15 से क्रॉस जाती है तो फिर ब्लड सैंपल लिया जाता है, अदरवाइज नहीं लिया जाता है, और वो आपको नॉर्मल जिस तरह से भी डॉक्टर एडवाइस करेंगे उस तरह से आप बहुत ईजीली उस चीज़ को ठीक कर सकते हो। अब बात करते हैं कि फॉलोअप। तो देखिए, फॉलोअप आपको लेना है जब भी आप बच्चे को डिस्चार्ज करके लेके जाते हो, चाहे आप सेकंड डे ले जाओ, चाहे थर्ड डे ले जाओ, चाहे 5th डे लेके जाओ। डिस्चार्ज ले जाने के बाद
2 दिन बाद आपको वापस डॉक्टर के पास आना है और अपने बच्चे का प्रॉपर पूरा चेकअप करवाना है, क्योंकि आप अगर 2 दिन के बाद डिस्चार्ज करके ले जाते हो तो बच्चे को 3 से 4थे दिन जॉन्डिस हो सकता है। आप 4th दिन ले जाते हो तो 5 से 6 दिन भी जॉन्डिस हो सकता है। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस की बात ये होती है कि अगर बच्चे को जॉन्डिस हुआ तो 3rd से 4th डे होता है, थोड़ा सा हाई होता है, मतलब 15 से क्रॉस नहीं होता है, थोड़ा सा हाई होता है और उसके बाद से वो 6-7 डे जाके वापस अपना नॉर्मल आ जाता है। अब इसका जो मैं ट्रीटमेंट की बात करूँ तो ट्रीटमेंट में देखिए सबसे बेस्ट जो है इसमें फोटोथेरेपी होता है। अगर जॉन्डिस ज़्यादा है तो फोटोथेरेपी आपको देना है। फोटोथेरेपी एक यूवी लाइट होती है, जो ब्लू कलर की लाइट होती है, उसमें बच्चे को रखा जाता है, वो देना है बच्चे को। अगर वो लाइट वाला डॉक्टर ने बोला है, अगर ज़्यादा जॉन्डिस है तो, नहीं है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है तो बच्चे को हाइड्रेशन प्रॉपर देना है, खूब फीड कराना है, जितना ब्रेस्ट मिल्क फीड करा सकते हो आप उतना बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क फीड कराओ। जितने अच्छे से फीड कराओगे उतने बच्चे का जॉन्डिस जो है बहुत जल्दी रिकवर होगा। सनलाइट की मैं बात करूँ तो प्लीज़ बच्चे को बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट में लेके नहीं बैठना है। लोग क्या सोचते हैं कि जॉन्डिस है डायरेक्ट उसको सुबह की तेज़ धूप में लेके बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं है। बच्चे की स्किन बहुत ज़्यादा नाजुक है, बहुत ज़्यादा डेलिकेट है, बच्चा बर्न हो जाएगा, बच्चा जल जाएगा, बच्चे को बहुत ज़्यादा रैशेज़ हो जाएंगे और बच्चा बहुत अनकम्फर्टेबल हो जाएगा। तो प्लीज़ ये चीज़ आपको नहीं करनी है, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं बैठना है, आपको इनडायरेक्ट सनलाइट में बैठना है। जैसे कि बाहर धूप है, आप अपना जो घर का विंडो है उसको ओपन कर दो, जो बालकनी है वहाँ बैठ जाओ जहाँ पे डायरेक्ट उसके ऊपर धूप ना आए, बट जो थोड़ा बहुत रोशनी होती है वो उसके ऊपर आए। तो हमको उसको इनडायरेक्ट सनलाइट देनी है, डायरेक्ट सनलाइट लेके बच्चे को परेशान नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप आराम से जॉन्डिस से वो कर सकते हो, तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। फर्स्ट डे हो जाता है, रीडिंग बहुत ज़्यादा है, तो आप प्रॉपर गाइडेंस के अकॉर्डिंग इसको करो और प्लीज़ डॉक्टर से फॉलोअप लेना बिल्कुल भी मत भूलना। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, क्योंकि इस वीडियो में हमने जॉन्डिस न्यूबॉर्न क्यों होता है, क्या उसके रीज़न है, कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, कब हमें ध्यान देना है, कब हमारे लिए चीज़ें नॉर्मल है, ये सब चीज़ें डिस्कस करी हैं। आई होप आपको अच्छा लगा हो। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप नीचे मेरे से पूछ सकते हो, और कल हम किसी और अवेयरनेस वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।